तो क्या हाल है? ठीक है। हम आज लेकर के आ गए हैं आप सभी के बीच में 35 गो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स में पूछे थे। सबसे ज़्यादा बार जो पूछे गए क्वेश्चन है उसी में से छांट करके ला दिए हैं 35 गो क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम अभी इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों के सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की, ध्यान रखिएगा किसका जी, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन जो है हमेशा इसमें बी टिक आउट कर लीजिएगा। 25,494 रुपये, याद रखिएगा 25,494 रुपये। और वहीं दादा भाई नौरोजी जो निकाला था प्रति व्यक्ति आय वो 20 रुपये का था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी का अगर नाम ले ले तो कितना रुपये लिखिएगा जी, 20 रुपये। सबसे पहले उन्होंने ही प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, यानी कि स्वतंत्रता के पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, तो कृषि प्रधान थी। क्या थी जी, कृषि प्रधान। भारत के सबसे ज़्यादा लोग क्या करते थे जी, खेती करते थे। क्या करते थे, खेती। इसीलिए जो है यहाँ पे कृषि प्रधान देश बताया गया था स्वतंत्रता के पहले। आज भी हालांकि बहुत से जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर है। देखिए हम आप लोग को बता देते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, 3। ठीक है, जो देखिए पहला जो क्षेत्र होता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और उसका दूसरा नाम जो है कृषि क्षेत्र भी है। क्या नाम है जी, कृषि क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कृषि क्षेत्र जो है आप लोग को याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है वो है फूट डालो और राज करो। यहाँ पे शासन करो भी लिख सकता है कभी कभी। क्या लिख सकता है जी, शासन करो। तो फूट डालो और शासन करो की जो नीति अपनाई थी वो कौन अपनाया था जी, अंग्रेजों ने। आप लोग को पता ही है कि अंग्रेज जो है ये सब नीतियाँ चलाते थे भारत पर राज करने के लिए। ठीक है, तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखना कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। जो पहला अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। क्या होता है थोड़ा समझिए। पहला जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। कौन सा अर्थव्यवस्था होता है जी, पूंजीवादी। दूसरा जो होता है समाजवादी होता है। कौन सा होता है, समाजवादी। ठीक है, और तीसरा जो है मिश्रित होता है। तो अगर ये भी सवाल पूछा है कि भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था पाया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था जी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और चाइना वगैरह का बात करेगा तो उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका वगैरह का बात करेगा तो उसमें कौन सा अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आप लोग याद रखिएगा। तो अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अगर आप लोगों से क्षेत्र पूछता है, कितना का पूछता है जी, क्षेत्र, कि अर्थव्यवस्था से कितने क्षेत्र है, तो वो भी आप लोग 3 टिक आउट कीजिएगा। पहला जो क्षेत्र का नाम होता है वो है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा होता है क्या चीज, तृतीयक क्षेत्र। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र का नाम से जानते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से, तृतीयक क्षेत्र को हम लोग जानते हैं सेवा क्षेत्र के नाम से। तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दोहन भी किया था और शोषण भी किया था, यानी कि अर्थव्यवस्था को पूरा खोखला बना के रख दिया। अंग्रेज यही कहना चाहता है। यहाँ पे दोहन और शोषण 2 शब्द को याद रखिएगा। अगला जो छठा नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है कि घटा है। तो प्राथमिक क्षेत्र ध्यान रखिएगा कृषि क्षेत्र को कहता है। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, कृषि क्षेत्र। ऐसा माने कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें खेती से संबंधित काम किया जाता है। जैसे में कोई भी फसल उगा लेना, मछली पालन कर लेना, चाहे मुर्गी फार्म पालन कर लेना, मुर्गी फार्म खोल लेना। ठीक है, ये सब जो कृषि से संबंधित जो भी है, ठीक है, इस सब क्षेत्र को क्या कहते हैं जी, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है बढ़ा नहीं है बल्कि क्या हो गया जी, घट गया है। कारण भी हम थोड़ा सा बताते हैं। अगर आप जैसे 1 कट्ठा ज़मीन है, कितना कट्ठा ज़मीन है जी, 1 कट्ठा। अगर आप उस पर खेती करते हैं तो बहुत कम आमदनी होगा। उसी पर अगर मान लीजिए कि कोई मैंने छोटा सा एक कुटीर उद्योग खोल दिए तो उससे उस खेती की अपेक्षाकृत क्या होगा, उद्योग से ज़्यादा आमदनी आएगा। और उसी क्षेत्र पर अगर मान चले कि 1 कट्ठा खेत में एक हॉस्पिटल बना लिए
दीजिए तो और ज़्यादा आमदनी हो जाएगा। चाहे मूवी का सिनेमा हॉल बना दिए तो और ज़्यादा आमदनी हो जाएगा, लेकिन आजकल सिनेमा हॉल नहीं चल रहा है तो आप लोग अगर हॉस्पिटल बना लेते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आमदनी हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि कृषि क्षेत्र जो होता है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र होता है उससे कम आमदनी आता है। क्या आता है जी, कम आमदनी। लेकिन यही जो है क्या बोलते हैं जी, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी आ पाता है। इसीलिए जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ जी, घटते चला गया है आज़ादी के बाद से। आज़ादी के बाद क्या हुआ जी, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटते हुए चला गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त कर रहा है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय क्या है जी, किसका है? तो यह है पटना का। ये सब जितना भी आप लोग के बुक में डाटा दिया है ये 2011 का डाटा है, ठीक है, 2022 या 2021 का डाटा वगैरह नहीं है, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, 2011 के अनुसार से आप लोग के परीक्षा में पूछा जाएगा और वहीं बताना है। तो पटना है, क्या चाहिए जी, पटना है। अब अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर के अलावा 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 8 नंबर किधर गया जी, तो यहाँ पे है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक और मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पूरक है। ये एक अर्थशास्त्री का कथन है, ये बात याद रखिएगा। तो आर्थिक और मौद्रिक विकास क्या है जी, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है क्वेश्चन 9 नंबर है, साहित्य के दृष्टि है, दृष्टि लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ जी, दृष्टि लिखा हुआ। आप लोग जो है ऐसे दृष्टि लिखते होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या है जी, तो ध्यान रखिएगा कोई अंतर नहीं है। आप लोग 3 गो शब्द याद रखिएगा, विकास, वृद्धि, समृद्धि, ठीक है। तो ये वाला जो है वर्ड में कोई अंतर जो है नहीं है, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्री लोग इन दोनों में अंतर बताते हैं। अर्थशास्त्री लोग क्या करते हैं, इन दोनों में अंतर बताते हैं। जैसे कोई गरीब राज्य है चाहे कोई गरीब देश है, अगर उसमें विकास हो रहा है यानी कि उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको विकास बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, विकास। और वहीं कोई पहले से विकसित है और उसमें और ज़्यादा विकास हो रहा है तो उसको वृद्धि बोलता है अर्थशास्त्री लोग, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विकास और वृद्धि में अंतर बताता कौन है जी, तो अर्थशास्त्री लोग बताते हैं, अन्यथा कोई भी इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा जी, कोई अंतर नहीं है। वहीं पूछेगा कि अर्थशास्त्री के अनुसार इसमें क्या है, तो आप लोग बताइए कि अंतर है। अर्थशास्त्री से पूछेगा तब। आप अगर नॉर्मली पूछता है क्या चीज़ की, साहित्य की दृष्टि से, यानी कि देखिए ये भाषा के दृष्टिकोण से बात कर रहा है, ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है। बात समझ में, आगे समझते हैं। 10वां नंबर जो है सतत विकास है, ठीक है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, अपने तथा आने वाली संतति का केवल, ठीक है। और सतत विकास जो है क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि अपना भी विकास करना है। कैसे विकास करना है जी, अपना भी विकास करना है। और जो आने वाली जो पीढ़ी है यानी कि आपके बाल बच्चा के बाल बच्चा के बाल बच्चा के, समझ में आ रहा है ना जी, वो सब जो है आपके बेटा के बेटा के बेटा है, वो सब भी उस चीज़ का उपयोग कर पाए। इस अगर ऐसा काम को ध्यान में रखते हुए विकास कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। आप लोग का ये पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, तो थोड़ा समझिए। आय एक पारिश्रमिक है। आय क्या है जी, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब होता है कि कोई काम किया उसके बदले में कुछ ना कुछ मिला, ठीक है। तो क्या कहेंगे, उसको पारिश्रमिक कहेंगे। जैसे मान चलिए कि हम पढ़ाते हैं तो हम मात्र 100 रुपये का फीस में पढ़ा देते हैं, मान के चलिए, ठीक है। तो 100 रुपये मेरा क्या हुआ जी, पारिश्रमिक हुआ। क्या हुआ जी, पारिश्रमिक हुआ। हालांकि पढ़ाना सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है, जी हाँ, पारिश्रमिक जो है कोई काम करने के बदले ही पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बदले पाया जाता है ये पूछा है, मानसिक स्तर के, यानी कि देखिए दिमाग से कमाई होता है कि मैंने दिमाग से काम किया तो उसका पैसा मिलता है, तो क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। शरीर से काम किया, चाहे बौद्धिक यानी कि क्या चाहिए, अपने बुद्धि विवेक से काम किया तो उसके बदले अगर कोई पैसा मिलता है तो आय में गिनती होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा वो आय में गिनती होगा, ठीक है। तो इसके लिए उपयुक्त तीनों आप लोग ऑप्शन टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा मार्कर जो है इसका हम विथ जो है यानी कि पतला कर देना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा भंदा भंदा था दिखाई न दे, ठीक है। तो अब आगे समझिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कि श्रम का पारिश्रमिक है, क्या होता है जी, मजदूरी। श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है जी, मजदूरी। श्रम कहने का मतलब आप कोई मेहनत कर रहे हैं शरीर से, अगर शरीर से कोई मेहनत करेंगे तो उससे जो मिलेगा, उसको जो भी आय मिलेगा उसको हम लोग मजदूरी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मजदूरी। याद रखिएगा, दिहाड़ी वगैरह भी गाँव में कहा जाता है।
पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? तो पूंजी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस वगैरह में तो उसको ब्याज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्याज। जैसे आप मान चले कि जैसे कोई कोचिंग है चाहे कोई कंपनी है, उसमें कुछ रुपया दे दिए, इन्वेस्ट कर दिए, चाहे उसमें कुछ रुपया इन्वेस्ट करके आप ही जो है उस कंपनी को चला रहे चाहे खोल दिए, ठीक है। जैसे मान चले कि 1 लाख रुपया दिए, ठीक है। कितना रुपया दिए जी? 1 लाख रुपया। और जो साल के अंत में टोटल जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, टोटल जो प्रॉफिट हम प्रॉफिट और प्लस में जो है आपका जो है टोटल मैंने हम पूंजी बता रहे हैं, ठीक है। टोटल पूंजी उसमें कितना है आपका, तो मान चलिए कि 1,20,000 का हो गया। कितना का हो गया जी? 1,20,000 का हो गया। तो ऐसे स्थिति में आपका जो 20,000 का हुआ जी प्रॉफिट हुआ, ऐसे स्थिति में 20,000 का हुआ प्रॉफिट हुआ। और वो जो 20,000 रुपया है, ठीक है, वो जो 20,000 रुपया हुआ वो आपका ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? ब्याज। तो अगर आप कोई पूंजी कहीं पे कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो आपको मुनाफा होता है उसको हम लोग ब्याज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पिछला क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था जी कि श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? अगर आप शरीर से मेहनत करते हैं तो उसको हम लोग मजदूरी उसके बदले मिलेगा। उसके बदले क्या मिलेगा? मजदूरी। शरीर से मेहनत किए तो मजदूरी मिलेगा। अगर कहीं पैसा अपना लगा दिए तो उससे आपका ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा जी? ब्याज मिलेगा, ठीक है। और जो देखिए यहाँ पे कितने लोग जो होते हैं भूमि से भी पैसा कमाते हैं, भूमि जमीन से, तो उसको लगान बोलते हैं। जैसे आप किसी को भाड़ा पे कोई दुकान होकर दे दिए, ठीक है, तो वो जो भाड़ेदार जो भाड़ा देगा उस ज़मीन का, ठीक है, तो क्या कहेगा? वो क्या कहलाएगा जी? लगान कहलाएगा। इकोनॉमिक्स में क्या कहलाएगा? वो लगान कहलाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे बात कह रहा है एक सेंटेंस का, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। हालांकि एक कथन यहाँ पे पूछा कि किसका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा रेगनर नॉक्स। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे ही मत देखिए। ये जो है क्वेश्चन कई बार 2 अंकों का या 5 अंकों का भी पूछा जाता है। तो आप लोग सब उम्मीद करते हैं कम से कम 2 अंक वाला इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। क्या कहता है 2 अंक के क्वेश्चन में? गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे, ठीक है। तो आप लोग कहीं से भी इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वैसे आप लोग वेट कीजिएगा तो इसी चैनल पे आप लोग को इसको भी 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब हम पूरा फुल फॉर्म में आ चुके हैं। तो अगर आप लोग को यह सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इसको शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर जो है वो क्या है? विकसित राज्यों में ऊंची होती है। विकसित राज्य यानी कि ऑलरेडी जो विकसित है, पहले ही से जो डेवलप है, तो उसमें क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा जी? प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सभी लोग बहुत ज़्यादा कमाते होंगे तभी ज़्यादा विकसित होता होगा, ठीक है। अगर भारत देश में भी सभी लोग सब क्या कर रहे हैं जी बहुत अच्छा कमाने लगे तो यहाँ भारत भी विकसित देश कहलाने लगेगा। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? तो वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। क्या शामिल किया जाता है जी? मूल्य, ठीक है। ध्यान रखिए खाली वस्तु भी नहीं होगा और खाली सेवा भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों को जो मूल्य होता है उसको शामिल किया जाता है किसमें जी? राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय जो होता है 1 साल में टोटल जो उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं हैं उनका मूल्य होता है, ठीक है। मूल्य, ध्यान रखिए वस्तु और सेवा नहीं, उसका मूल्य, दाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कुल उत्पादन में से उत्पादन में किए गए खर्चा क्या कर देते हैं जी? घटा देते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम 5 खिलौने बनाए। क्या खिलौने? कितने खिलौने बनाए जी? 5 खिलौने। और 5 खिलौने का जो हम लोग को बनाने में जो कॉस्ट आया, ठीक है, जो बनाने में कॉस्ट आया वो मान के चलिए कि 50 रुपये आता है। और जो 5 खिलौने हम बेचेंगे तो हमको मान के चलिए कि 100 रुपये उससे कमाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 100 में से अगर 50 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 50। और यही 50 जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाएगा। इस बात को आप लोग समझ गए। यानी कि जितना रुपये का हम सामान बनाए हैं, ठीक है, उसमें से किसको घटाना है जी? तो जितना रुपये हमारा उस सामान को बनाने में लगा है उसको घटा लेना था। जितना बचेगा उसको हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, यानी कि किसके लगभग बराबर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग बराबर, ठीक है। उपभोग का व्यय जो होता है और विनिमय का योग होता है, ठीक है। उपभोग और विनियोग, ठीक है, याद रखिएगा 2 चीज़, उपभोग और क्या चीज़? विनियोग, ठीक है। और यहाँ पे व्यय भी आ रहा है। क्या चीज़ आ रहा है जी? व्यय, कॉमा छूट गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 चीज़ का क्या होता है जी? समतुल्य होता है राष्ट्रीय आय। हालांकि एक फॉर्मूला भी होता है जो कि इसी PDF में आगे मिलेगा, उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है
कि राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या है जी शामिल है। राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या शामिल है, तो ध्यान रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों का तीनों जो है राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल होता है, इसीलिए राष्ट्रीय आय उसको कहा जाता है। ध्यान रखिए उसमें सब शामिल होता है, इस देश के अंदर में जो भी चीज़ उत्पादित होंगी ना उस सबको शामिल करता है राष्ट्रीय आय में। तो यहाँ पे उपयुक्त तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी उपयुक्त तीनों। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान का वर्ष क्या था, तो 1868 याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा जी 1868। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया गया था, सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था वो कब लगाया था जी 1868 में लगाया गया। कब लगाया गया था 1868। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि भारत का सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो 20 रुपया है। कौ रुपया है जी 20 रुपया। आपको बताइए कि दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था जी, इसको निकाला था, शुरुआत में ही बताए थे। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय की जो गणना विधि है वो क्या है, तो व्यवसायिक गणना विधि है कि उत्पादन गणना विधि है कि मूल्य योग विधि है। तो ध्यान रखिए उसमें मूल्य भी काउंट किया जाता है और व्यवसाय वाला भी काउंट किया जाता है, उत्पादन जितना हुआ उसको भी काउंट किया जाता है। तो इसमें तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी तीनों हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में क्या हो जाएगा जी सब हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में सब। ठीक है, इस देश में जितना भी चीज़ से कमाई होगा वो सब का हो जाएगा राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय थी। 2005 में भारत का जो राष्ट्रीय आय था वो कितना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा $720। कौन था जी $720, $720 भारत का राष्ट्रीय आय। देख लीजिए राष्ट्रीय आय का बात करें, पूरा देश का आय जो है $720 था, इतना कम था। कब जी 2005 में, कौन सा रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पे विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, पता नहीं कौन दिन रात से निकालता है, हमको समझ में नहीं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय क्या है जी सबसे कम है। तो सबसे कम याद रखिएगा शिवहर जिला का है। कौन सा जिला का है, शिवहर जिला का। और आपको ऊपर हमने बताया था पटना जिला का जो है आय क्या है जी सबसे अधिक है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर के समय में क्या चीज़ आयकर। ठीक है, याद रखिएगा आयकर। आयकर एक किसको कहते हैं थोड़ा समझिए। जैसे कोई व्यक्ति जो है मान चले कि 5 करोड़ चाहे 50 करोड़ रुपया कमाता है, 50 करोड़ रुपया, तो इस पर जो डायरेक्ट जो कॉस्ट जो है, डायरेक्ट जो टैक्स लेगी सरकार, उसको हम लोग आयकर कहेंगे। क्या कहेंगे जी आयकर। और आयकर हमेशा ध्यान रखिएगा डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है जी डायरेक्ट टैक्स, यानी कि आप जितना रुपया कमाए हैं 50 करोड़ मान चलेगा आपके अकाउंट में है तो सीधे सीधे उस पर टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सीधे सीधे, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका उसका पैसा पे ही टैक्स लग जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे जी आयकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे आयकर। और ये हमेशा डायरेक्ट होता है। क्या होता है डायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है प्रत्यक्ष, याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर आयकर, प्रत्यक्ष कर आयकर, याद रखिएगा। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था जी, तो 1868 में ये अनुमान लगाए थे। क्या लगाए थे जी अनुमान लगाए थे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर के बाद जो है नीचे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है योजना काल, क्या चीज़ जी योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि भारत में योजना आयोग जो है आया हुआ था। ठीक है, जिसको 2015 में मोदी जी ने नीति आयोग नाम बदल के रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा योजना काल के अनुसार, यानी कि योजना आयोग जब तक चला है, ठीक है, तो वहाँ तक जो है भारत का विकास दर कितना रहा है, तो ध्यान रखिएगा 4.2% के दर से बढ़ता गया है। ठीक है, योजना काल ध्यान रखिएगा 5 वर्ष का होता है। योजना काल कितना वर्ष का होता है जी 5 वर्ष का, क्योंकि एक योजना जो बनाया था, ठीक है, वो क्या था जी वो 5 वर्षों का होता था। कितना वर्षों का होता था 5 वर्षों का। आज भी नीति आयोग से जो है 5 वर्ष का जो है योजना बनाया जाता है। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कौन सा क्षेत्र का, तो ध्यान रखिएगा सेवा क्षेत्र का। हालांकि मेरे हिसाब से कृषि क्षेत्र का ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी कृषि क्षेत्र का, लेकिन पता नहीं किताबों में क्यों सेवा क्षेत्र दिया है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार इंटरनेट पर भी सर्च कर लीजिएगा। वैसे तो हम तो है सेवा क्षेत्र ही बता रहे हैं, क्योंकि बुक में हमने ऐसा ही पढ़ा है। ठीक है, ध्यान रखिए। 30 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है,
उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, ठीक है। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि जो है वो ध्यान रखिएगा सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, ठीक है। इसीलिए इस विधि से जो है क्या कहता है जी, राष्ट्रीय आय का जो है गणना किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा जी, उपयुक्त तीनों, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 31 नंबर, वो क्या कहा जाता है, बिहार के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है जी, कृषि है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है, कृषि। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही वाला जो फॉर्मूला है y बराबर C+I, इसको प्रोफेसर केन्स ने बताया था। कौन बताया था जी, प्रोफेसर केन्स। ये याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, वो क्या है जी, तो यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है वो क्या है। तो उत्पादन के साधनों की जो आय होती है, उत्पादन के जो साधनों की आय होती है उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहता है जी, राष्ट्रीय आय। ना ही वो पारिवारिक आय होता है, ना ही वो सार्वजनिक आय होता है, ध्यान रखिए, ना ही वो खाली सरकार का आय होता है, तीनों खाली नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, जितना भी उत्पादन उनके साधनों का जितना भी आय होगा, जितना भी मूल्य निकलेगा, ठीक है, उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्या कहेंगे जी, राष्ट्रीय आय, याद रखिएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस साइड है, तो इस साइड हम लोग चले आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य में अगर पूछेगा तो क्या चीज़, गोवा। क्या चीज़ जी, गोवा, ध्यान रखिएगा। अब बिहार में कौन सा जिला का, तो पटना जिला का सबसे अधिक आय है। और कौन सा जिला का सबसे कम है, तो शिवहर जिला का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगले समझते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक खत्म होता है। इसे देखिएगा, जब भी कोई योजना बनाया था तो कहा था जैसे 2009 से क्या चीज़ 10, 2009 से 10 कहने का मतलब क्या चीज़, 2009 का जो है 1 अप्रैल और 2010 का चीज़ 31 मार्च, इतना दिन तक चला है, तब जाके 1 साल ही पूरा हुआ है। तो 1 अप्रैल 2009 का और क्या चीज़ 31 मार्च 2010 का, ठीक है, तब इसको कहेंगे क्या चीज़, योजना वर्ष कौन हुआ जी, योजना वर्ष कह रहे हैं, बोले क्या चीज़, वित्तीय वर्ष कौन हुआ जी, 2009 से 2010 हुआ। कौन हुआ जी, 2009 से 2010। ये याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा जी, कि जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। कितना चलता है जी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर, वो क्या कह रहा है, ध्यान रखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय आखिर निकालता कौन है, किसको इतना फुर्सत हो गया जी राष्ट्रीय आय निकालने का। तो वो एक फुर्सत वाला व्यक्ति नहीं है, वो एक संगठन है, कुछ लोगों का ग्रुप है, एक संस्था है जिसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या चीज़, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद रखिएगा। तो CSO कहा जाता है। क्या कहता है इसको जी, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, याद रखिएगा। 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो आप लोग हम कब से बता रहे हैं, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो प्रति व्यक्ति आय, अगर आपका प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक होगा, जैसे आपके परिवार का प्रति व्यक्ति आय अधिक हो गया, सब लोग खूब रुपया कमाते हैं, तो आप खूब डील डाल में रहिएगा, खूब एकदम मौज कीजिएगा, ठीक है। बाइक में पेट्रोल रहेगा, आप देखिए बाइक में स्प्लेंडर प्लस या HF डिलक्स नहीं रहेगा आपके पास सीधे सीधे हायाबुसा आ जाएगा, अगर प्रति व्यक्ति आपके घर में क्या है सबसे अधिक है, ठीक है। अगर आपको चलाने से कार का शौक होगा तो कार आप पूरा एकदम बढ़िया से एकदम फॉर्च्यूनर, BMW ये सब खूब लीजिएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है आपके रहन सहन को जरूर प्रभावित करता है। अगर आप कम कमाते हैं तो आप ढीला सिली से रहिएगा, फाटल गंजी पहनिएगा, चाहे कुछ भी कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा रुपया अगर आपके पास रहेगा तो आप खूबे कमाइएगा, पहले खूबे उड़ाइएगा, ठीक है। आप कभी ऑर्केस्ट्रा में जाकर लुटा दीजिएगा तो कभी कुछ भी कीजिएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है 38 क्वेश्चन जो है खूब बढ़िया से समझ में आए। अगर आपको जो है ये 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मज़ा से कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद रहेगा कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। बाकी धन्यवाद, अगले वीडियो का वेट कीजिए।